नमस्कार साथियों, PWI की इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम लोग जिस प्रक्रिया पे हम लोग बढ़ रहे थे, जो सफर हम लोग का चल रहा था, वो कारवां कहां पर है? तीसरे चरण पे है। तीसरा चरण गांधीवादी युग रहता है और गांधीवादी युग में 3 बड़े जन आंदोलन हुए थे: असहयोग आंदोलन, सविनावज्ञा आंदोलन। गांधी जी के राजनीतिक जीवन की जो अंतिम लड़ाई थी वो कौन सा था? वो भारत छोड़ो आंदोलन था। तो आज का जो डिस्कशन हम लोग का होगा वो कहां पर होगा? भारत छोड़ो आंदोलन पर होगा। पिछले क्लासेस में हम लोग कहां पर आ चुके थे? तो पिछले क्लासेस में हम लोग एक क्रोनोलॉजिकल जो है क्रमानुसार जो घटनाएं हैं उसको फॉलो करते हुए सविनावज्ञा आंदोलन देखा गया था। सविनावज्ञा आंदोलन के बाद कैसे आंदोलन को जो है जबरन दबा दिया गया था। आंदोलन को दबाने के पश्चात ब्रिटिश सरकार का श्वेत पत्र आया था। वही श्वेत पत्र 1935 के अधिनियम का आधार बना था। अब ये श्वेत पत्र क्यों आया था भाई? तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसका जो निष्कर्ष था वही श्वेत पत्र था। यही 1933 का श्वेत पत्र, 1935 का अधिनियम का आधार। 1935 के अधिनियम में कई सारी विशेषताएं। एक विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता से कांग्रेस ने अपने प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने से उस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इस त्यागपत्र को भीमराव अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध की जो बिगड़ती हुई परिस्थितियां थी, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 तक चला था। 1939-1942 तक जर्मनी जो है और उसकी जो सहायक मित्र राष्ट्र हैं वो पूरा वर्चस्व बनाए हुए था। फ्रांस समर्पण कर चुका था। ब्रिटेन की बारी थी। ब्रिटेन के मात्र एक शहर लंदन पे 85,000 बम गिर चुके थे। ब्रिटेन की जो विकट परिस्थिति थी उसमें ब्रिटेन भारत का सहयोग चाह रहा था और इस सहयोग में ऑफर पे ऑफर वो दिया जा रहा था। इस ऑफर में अगस्त ऑफर रहता है। अगस्त ऑफर में के प्रतिरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया गया। इसके पश्चात फिर क्रिप्स प्रस्ताव रहता है। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 की घटना रहती है। गांधी जी ने कहा कि ये डोमिनियन स्टेटस पे जो इतना ज्यादा है तौबा आप मचा रहे हैं, कॉमनवेल्थ नेशन से आप चाहे तो अलग हो सकते हैं, डोमिनियन स्टेटस तुरंत ले लीजिए। कहें कि ये सब दौर बीत चुका है। कहें ये पोस्ट डेटेड चेक है। हमने जो है अपनी नियति के साथ एक समझौता किया था 1929 में ही कि पूर्ण स्वराज से कम कुछ पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि डोमिनियन स्टेटस क्या था? डोमिनियन स्टेटस बस 1928 तक वैलिड था, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम तक। जब आपने डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो 1929 में हम लोगों ने लाहौर अधिवेशन में अपने आप से वादा किया कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों जो है वहीं से कहानी क्रिप्स प्रस्ताव खत्म हो चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन पे हम लोग आज चर्चा किया जाएगा। एक बड़ी संख्या में आप लोगों का अभिवादन है। आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। यूपीएससी बैच ऑफलाइन शायद आप लोग को भी पता चल गया है। तो ऑफलाइन बैचेज कल हम लोगों का एनुअल फंक्शन था PWI का। 1 वर्ष पूरे होगा और 1 वर्ष की सफलता की दास्तान आप लोग खुद है। हजारों हजार की संख्या में आप लोग हैं। आप लोगों की इसी जो समर्थन है, जो आप लोग का यही एक उत्साह है, इसको देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला लिया है कि वो ऑफलाइन में उतरने जा रहे हैं। तो 3 सेंटर आ रहे हैं। मुखर्जी नगर में ऑफलाइन सेंटर, दिल्ली का मुखर्जी नगर, लखनऊ है और इसके साथ साथ पटना है। बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑफलाइन सेंटर आ रहे हैं। तो आप लोग जो कि छात्र दिल्ली में है वो हम लोग से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, तो अब हम लोग कहां पे आते हैं फटाफट जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधीवादी युग, और आज का टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन है। चलिए भाई, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, 1942। तो क्या देखा जाएगा आज के इस टॉपिक में? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, आंदोलन की शुरुआत और प्रसार। अगला जो मुद्दा होगा कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, एक स्वतः स्फूर्त
आंदोलन था। वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट? अगला जो मुद्दा होगा, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। अगला जो मुद्दा होगा, समानांतर सरकारों का गठन, या अगला मुद्दा भूमिगत आंदोलन। अगला जो है समानांतर सरकारों का गठन, और अगला मुद्दा भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। महत्व में दो प्रकार का महत्व देखा जाएगा, एक सकारात्मक महत्व और दूसरा जो है नकारात्मक महत्व। नकारात्मक महत्व। दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ द एंटायर टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट, हाउ वी हैव टू एड्रेस द टॉपिक। भारत छोड़ो आंदोलन क्या क्या देखना है, कारण क्या था, आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, आंदोलन की शुरुआत और प्रसार कैसे होता है। यहीं पर एक मेंस और प्री दोनों में यह प्रश्न पूछ चुका है कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ब्रिटिश सरकार की इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है, भूमिगत आंदोलन क्या है, समानांतर सरकारों के गठन का मुद्दा क्या है। अगला जो है भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है। महत्व दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक महत्व और नकारात्मक महत्व। ठीक है, क्या क्या लिखते रहते हैं आप लोग ना, ये पता नहीं कुछ फारसी लिखे हैं क्या, क्या नाम इनका, अपने काम से काम रखो। नाम ही जब आपका तुरंत बेटा ब्लॉक हो जाओगे ना, यहाँ पे हीरोपंथी मत कीजिए। यहाँ पे बैच कोऑर्डिनेटर सब देख रहे होते हैं, 2 बार 3 बार बच्चा समझ करके आपको इग्नोर करते हैं, अगर बहुत इधर उधर करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। चलिए भाई, तो एक एक मुद्दे पर हम लोग आते हैं, और एक एक मुद्दे पर जो है प्रयागराज में, ये तो जेन्युइन मुद्दा है भाई, प्रयागराज में आना चाहिए क्योंकि प्रयागराज गढ़ है। अगर मेरा व्यक्तिगत रूप से भी जहां तक मैंने इलाहाबाद में क्लासेस लिया हुआ है, प्रयागराज में उसका गढ़ है। और धीरे धीरे देखिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, धीरे धीरे हर, जैसे आप आईआईटी के कोर्सेज को या विद्यापीठ जिसे कहते हैं, वैसे धीरे धीरे जितने भी सेंटर हैं लगभग आप देखेंगे कि शुरुआत हो चुका है। आपके शहर भी बहुत जल्दी पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? ऑफलाइन सेंटर। आइए अब हम लोग कहां पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, व्हाट वर द वेरियस फैक्टर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले ही मैंने कहा था कि जब भी किसी आधुनिक भारतीय इतिहास के कारण के पहलू पर विचार करना है तो तुरंत उसके आसपास के 2-4 घटनाओं को देख लीजिए, वहीं से क्या होगा, तो वहीं से आपको कारण दिख जाएगा। वो यूट्यूब पर अलग से वीडियो आएगा, बेटा जो है परेशान मत होइए, फीस कितना होगा, हॉस्टल होगा कि नहीं होगा, ये यूट्यूब पर फिर से एक अलग से वीडियो आएगा, आप वहां पे ये सारी जानकारियां ले लीजिएगा, क्लास को यहाँ पे डिस्टर्ब मत कीजिए। अगले महीने के अंत तक सेंटर आने वाला है और इतनी सारी सूचनाएं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जिससे आपका जो भी जिज्ञासा है वो सारी जिज्ञासा शांत हो जाएगा। अभी प्यारे बच्चों क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है, या तो मैं कमेंट की तरफ देखूंगा ही नहीं तो फिर ज्ञान बांटना शुरू करेंगे, सारा कमेंट देखते ही नहीं है, ठीक है। आइए कारण क्या है, तो कारण में द्वितीय विश्व युद्ध की बिगड़ती परिस्थितियां, एडवर्स कंडीशन ऑफ ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अभी कहानी आपने पिछले क्लास में भी देखा था, अभी भी आपने देखा कि ब्रिटेन के 50,000 बम 6 महीने के अंदर गिराए गए। ब्रिटेन को खुद नहीं पता था कि वो अगले महीने स्वतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस बिगड़ती हुई परिस्थितियों से क्या रहता है, भारतीयों के अंदर एक आशंका रहती है, ठीक है। तो सबका प्रणाम, कोई पटना से है, कोई प्रयागराज से है, कोई जोधपुर से है। जब मैं शुरू में ही कह देता हूं कि अभिवादन स्वीकार है तो सबका अभिवादन स्वीकार है बेटा, ठीक है ना। पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। आइए जो है द्वितीय विश्व युद्ध की बिगड़ती परिस्थितियां, और इस बिगड़ती परिस्थितियों में क्या है, भारतीयों के अंदर जो आशंका है, जो भारतीयों के अंदर एक भय है कि ब्रिटेन गुलाम हो जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, मींस कि जर्मनी है, इटली है, जापान है, कोई ऐसा देश हमारे ऊपर ना शासन कर ले। एक मुद्दा ये रहता है। अगला मुद्दा क्या है, जापान का भारत पर संभावित आक्रमण का खतरा। इट वॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जापानीज इन्वेजन ओवर इंडिया। पिछले क्लास में आपने देखा था दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर एक डिवास्टेटिंग अटैक किया था, और इस विध्वंसकारी आक्रमण में क्या हुआ था, पर्ल हार्बर धुआं हो गया था। जापान चीन के मंचूरिया पर जमाने पहले से 1931-32 से कब्जा किया हुआ था।
जापान अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वियतनाम पे भी कब्जा किया, फ्रांसीसी छोड़ के भाग गए वियतनाम को। मलेशिया और बर्मा पे भी इसने जापान ने कब्जा किया। अब बर्मा मतलब वही रंगून है। अगला खतरा भारत है। भारत विश्व समुदाय को बड़ा ही प्रत्यक्ष रूप से यह मैसेज देना चाहता है कि न तो हम ब्रिटेन के, न तो हम जापान के, न तो हम दुनिया के किसी भी शक्ति के अधीन उपनिवेश रहना चाहते हैं। भारतीयों की बस एकमात्र इच्छा है कि भारतीयों का शासन भारत पर स्थापित हो। तो हमारा तरीका भाई अहिंसक जन आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से कुछ वैसा ही संदेश न केवल अंग्रेजों को, पूरे वैश्विक समुदाय को देना चाहते थे। अगला क्या है भाई? अगला जो है मलेशिया और बर्मा को उनके हाल पर छोड़कर जिस प्रकार से यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां भाग गए थे, उससे भारतीयों में निराशा थी, भारतीयों में निराशा की स्थिति। अभी मैंने कहा यही हाल वियतनाम में भी हुआ था कि सैकड़ों साल से इनके ऊपर शासन करने वाले यहां की आवाम को, यहां की लोगों को उनके दुर्दशा पे छोड़ करके ये रातों रात भगे थे। भारत को भी कमोबेश यही लग रहा था कि जैसे ही ब्रिटेन भारत में कमजोर पड़ेगा, ये हमको अपने हाल पे छोड़ के भगेगा, उससे पहले ही हम क्या हो, उससे पहले ही हम आर पार की लड़ाई के लिए आगे बढ़े। अगला क्या है कारण भाई? तो अगला कारण द्वितीय विश्व युद्ध से सामान्य खाद्यान्न की वस्तुओं की कमी और बढ़ी हुई महंगाई। There was the scarcity of the common commodities, and due to that, there was the price hike of that common commodities. जब भी युद्ध होता है तो क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं, महंगाई आती है। जनता क्या है? जनता परेशान है। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है बढ़ी हुई महंगाई भी भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बनता है। अगला कारण क्या है भाई? तो अगला कारण जो है, अगला कारण अगस्त और क्रिप्स प्रस्ताव से भारतीयों में ब्रिटिश शासन से निराशा और आंदोलन की शुरुआत हुआ। अगला कारण जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से भारतवर्ष में एक नवीन जन जागरूकता और ऊर्जा का संचार, और अंततः क्या हुआ? अंततः क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में। लास्ट क्लास में मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य बताया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के ऑब्जेक्टिव, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह? Among them there was the one objective to brought the political awareness among the common masses against the tyrannical British rule. उन बहुत सारे उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये रहता है कि आम जनमानस में जनजागरूकता लाना, किसके विरोध में? तो शोषणकारी ब्रिटिश शासन के विरोध में। तो ये सारे क्या है? ये सारे जो है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण है। आइए भाई, अब कहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं? आगे जो है कार्यक्रम पे बढ़ते हैं। आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? आंदोलन के कार्यक्रम, क्विट इंडिया मूवमेंट एक कार्यक्रम। व्हाट वर द प्रोग्राम्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? आंदोलन का कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन में आपने देखा था कि एक नकारात्मक कार्यक्रम था और एक सकारात्मक कार्यक्रम था। नकारात्मक कार्यक्रम में बहिष्कार था। किन चीजों का बहिष्कार था? तो पहला जो बहिष्कार था वो सरकारी नौकरियों का बहिष्कार है। दूसरा जो बहिष्कार है सरकारी शिक्षा का बहिष्कार है। तीसरा जो बहिष्कार है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप लोगों ने देखा था, और रचनात्मक आंदोलन सब पे बहुत बड़ी चर्चा हो गया है कि जितने सारे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे, नाम ही असहयोग है, ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना है, प्लस सविनय अवज्ञा में कानून को भी तोड़ना है, जैसे नमक कानून को तोड़ रहे थे। अब मुद्दे की बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन के कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम क्या है कि सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिए बिना ही क्या करना था, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, कर्मचारी कांग्रेस के प्रति क्या करें, अपनी निष्ठा व्यक्त करें, कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त करें, कांग्रेस का ये आंदोलन था, जिसके आंदोलन के प्रति निष्ठा व्यक्त करें। अगला जो है काम से काम रखो। भाई साहब, ये अंतिम वार्निंग है आपको। आज तक किसी को ब्लॉक नहीं करवाया, लेकिन आपके शब्द पढ़ करके जो क्लास में वो आपके अपने भाई बहनी है। ठीक है, और अभिनव, मैं आपके मैसेज को देखा, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। कुछ इस तरीके के भी बच्चों से सीखिए, जो है कह रहे हैं कि क्लास में आप याद करवा देते हैं। नहीं, नोट्स अगर आपको कंप्लीट लग रहे हैं बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी जो है मैजिक है, एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है, उसे आप लोग करते रहिए। बाकी बच्चों, इस क्लास में भी एक सकारात्मक शक्तियां हैं और एक नकारात्मक शक्तियां हैं। नकारात्मक शक्तियां संभल जाइए। ठीक है, मैं कई बार कहा हूं ना कि आप लोग अपना जो ये मिले सुर मेरा तुम्हारा बढ़ा रहे होते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहां से बिलोंग करते हैं, न जाने क्या क्या करते रहते हैं। ये आईएएस का बैच है बेटा, फिर से कहा जा रहा है, आईएएस का बैच का मतलब कि गंभीरता होना चाहिए। ठीक है, शनिवार को फिर से डाउट क्लियरिंग किया जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी जो है वहीं पर कर दिया जाएगा। मैं जैसे बोर्ड पे लिखूं, ये मत सोचिए कि मैं एकदम से वो हो गया हूं। फालतू की बात अगर कुछ भी इधर उधर की करेंगे ना तो ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए भाई, जो है तो आते हैं हम लोग कहां पर, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिए बिना ही सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर दें। असहयोग आंदोलन के दौरान बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रेमचंद की कहानी बताई थी कि एक नौकरी छोड़ने के बाद जो है इतनी सारी दुश्वारियां उनको झेलना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीजें क्या थी, ये आम जनमानस को नौकरी छोड़ना भाई अपने ही जीवन को संघर्ष में नहीं, पूरे परिवार को संघर्ष में लाना था। तो इस तरीके से क्या था, इस तरीके से अपने अनुभव से सीखते हुए इस बार इन्होंने क्या कहा कि नौकरी मत छोड़िए भाई, आप कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर दीजिए। ठीक है, तो पहला यह है। दूसरा क्या है, सैनिकों से मतलब भारतीय सैनिकों से कहा गया कि सरकारी गोली चलाने के आदेश की अवहेलना करें, और इनसे भी कहा गया कि आप कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करें। जो लोग नौकरी छोड़ेंगे, जो लोग सरकारी नौकरी छोड़ेंगे, उनसे कहा गया, पहले तो कहा गया कि मत छोड़िएगा, अगर छोड़ दिए तो अपने डिसीजन पे तब तक अड़िग रहना है जब तक भारत स्वतंत्रता प्राप्त ना कर ले। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे इनके अपने प्रोग्राम्स, आंदोलन के जो हैं वो प्रोग्राम्स हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि आंदोलन की शुरुआत और आंदोलन का प्रसार कैसे हो रहा है। आंदोलन की शुरुआत और प्रसार। The beginning of the Quit India movement and the progress of this movement. कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन याद रखिएगा, जैसे असहयोग आंदोलन में नागपुर सम्मेलन और कलकत्ता सम्मेलन था। कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया तथा बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि किया गया। गांधी जी ने सभा को संबोधित किया और यह प्रश्न आईएएस के प्री में पूछा गया है। अरुणा आशफ अली ने इसी ग्वालियर टैंक मैदान में क्या किया था, झंडा फहराया था। अरुणा आशफ अली ने झंडा फहराया
hoisted the Indian flag and Gandhiji addressed the activist where at the Gwalior tank ground of Bombay. यहां से क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि होती है। दिन कौन सा रहता है भाई, तो दिन जो है 9 अगस्त 1942 और इस दिन क्या होगा, आंदोलन की शुरुआत होगा। आंदोलन की शुरुआत के साथ ही गांधी जी ने अपने संबोधन में कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा था कि यह उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम जन आंदोलन है। इसलिए आम जनता को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कोई भी मन में शंका नहीं रखना है, देश की आजादी का अंतिम लड़ाई है। गांधी जी ने आशंका व्यक्त किया था ग्वालियर टैंक मैदान की सभा को संबोधित करते हुए कि जैसा हर बार होता है, असहयोग आंदोलन के बाद भी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया। तो गांधी जी ने कहा कि जैसे ही आंदोलन शुरू होगा, कि इस बार लक्ष्य बड़ा है कि बताइए अंजलि क्या डाउट है आपका, अंजलि बताइए, आपको ब्लॉक नहीं करवाया जाएगा, बताइए आपकी डाउट क्या है। डाउट को सर आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं, एक बच्चों का डाउट अगर लिया जाएगा तो 40,000 बच्चों का बैच है, साल भर उसको डाउट लेते लेते निकल जाएगा। ठीक है, तो हर बच्चों का डाउट लेना है भाई, ऐसा मैं नहीं कहूं डाउट नहीं लिया जाएगा, लेना है, परंतु ये लगना भी तो चाहिए ना कि वैल्यूएबल डाउट है, मतलब कुछ भी पूछते रहते हैं आप लोग। आइए भाई, अब अंजलि से डाउट पूछा गया, वो गायब हो गया, अब कब पूछेंगी, जब 5-10 मिनट बीतेगा तब उनका आएगा डाउट। तो गांधी जी ने पहले ही आशंका व्यक्त किया था कि क्या है भाई, लक्ष्य बड़ा है, इस बार करो या मरो है, क्योंकि शुरू में ही मैंने आगाह कर दिया कि मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है सरकार की जो दमन करेगी वो बड़े लेवल पे करेगी। क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और वो पहले से इरिटेटेड मतलब खिसियाए हुए हैं, भारत इस बार समर्थन तो नहीं कर रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आंदोलन शुरुआत हो मुझे गिरफ्तार कर दिया जाए, मुझे ही नहीं जितने अग्रणी नेता हैं सबको गिरफ्तार कर दिया जाए, कोई नेता रहे ही ना जमीनी स्तर पे जो आपसे जुड़ करके आपको गाइड कर पाए। गांधी जी ने कहा कि जब सब लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो आप किसकी आवाज सुनिएगा, अपने दिल की आवाज सुनिएगा, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिएगा, और इस तरीके से क्या होगा, आप निरंतर आंदोलन को आगे बढ़ाइएगा, आंदोलन को प्रेरित कीजिएगा, कब तक, जब तक देश को आजादी मिल नहीं जाती है। सही है, तो चलिए भाई, इसी के साथ क्या होता है, ये गांधी जी ने पहले ही आगाह कर दिया था, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत होती है और होता भी वही है। गांधी जी सहित देश के सभी अग्रणी नेताओं को, देश के कांग्रेस के सभी अग्रणी नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार कर दिया गया, अग्रणी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। अब यहीं से अगला प्रश्न पूछता है, अगला प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को कहां किस जेल में रखा गया था, यरवदा जेल में रखा गया था। संजय दत्त का शायद आप लोग नाम सुने हैं, उनकी एक बड़ी ही मशहूर जो है मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त के ऊपर गांधी जी सवार हो जाते थे, गांधी जी वो गांधीगिरी करते थे। संजय दत्त पर AK-47 का शायद रखने का कोई केस 1993 का जो बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई वाला, उसका कोई केस था, उसमें उनको सजा हुआ था और उनको यरवदा जेल में रखा गया था कि भाई मूवी में आपने गांधीगिरी किया था तो आप यरवदा जेल में ही रहिए, गांधी जी वहीं पे थे, शायद वहां रह करके आपको गांधी जी के मूल आदर्शों से प्रेरणा मिले। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कहां पर, आपके प्री एग्जाम में। तो ध्यान से सुनिएगा, कौन किस जेल में रखा, जेल में किस नजरबंद किया जाता था। नजरबंद मतलब कोई महल है, कोई घर है, नजरबंद मतलब ना तो आप बाहर जा सकते हैं ना तो बाहर का कोई व्यक्ति आपसे मिल सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी अग्रणी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, कौन कहां पे रखा गया इसे समझना है। ठीक है, तो
गांधी जी को कहां रखा गया? गांधी जी को आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया, नजरबंद किया गया। जवाहरलाल नेहरू along with सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू के साथ कहां पे रखा गया? अहमदनगर किले में इन्हें नजरबंद किया गया। इतना जेल में जगह कहां पे था भाई? इतना बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया जाता था कि जो किले होते थे, महल होते थे, उसे ही जेल में तब्दील कर दिया जाता था। देश में कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर बिगड़ती है या किसी भी जिले में सिचुएशन ऐसी बिगड़ रही है जहां पे भारी संख्या में गिरफ्तारी का वो हो, तो जेल में इतना जगह कहां है? सरकारी स्कूलों को ही जेल बना दिया जाता है, उसी में ताला बंद करके जो सरकार की बिल्डिंगें हैं वही मल्टीपल पर्पस से यूज होने लगती हैं। तो जवाहरलाल नेहरू along with the सरोजिनी नायडू they were kept in the अहमदनगर फोर्ट। अगला क्या है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोग सुने होंगे। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। यही क्या हुए थे? जेल को फांद कर कहां चले गए थे? जेल को फांद कर तो यही जेल से भागकर, फांद कर या जेल से भागकर नेपाल की तराई क्षेत्र में चले गए थे और वहां से क्या कर रहे थे? वहां से अंडरग्राउंड मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। जो भूमिगत गतिविधियां दिन में नेपाल में रहते थे, रात में बिहार में आ जाते थे। तो ये क्या था? ये नेताओं की गिरफ्तारियां, और गिरफ्तारियां करके कौन कहां पर गया। अब सारे अग्रणी नेता गिरफ्तार हो गए भाई, तो आंदोलन का नेतृत्व किसके पास गया? तो अब आंदोलन का नेतृत्व, अब आंदोलन का नेतृत्व द्वितीय श्रेणी के नेताओं के पास गए। When all the leading leaders of the Congress they were captured, the leadership of the Quit India movement it shifted in the hands of the second line leadership. आंदोलन का नेतृत्व किसके पास गया भाई? द्वितीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के नेता किसे कहते हैं? केंद्र के नेता, जो केंद्र में सरकार है, इसके नेता प्रथम श्रेणी के नेता होंगे। राज्य के जो नेता है, राज्य के नेताओं को द्वितीय श्रेणी का नेता कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई, अब आंदोलन का नेतृत्व द्वितीय श्रेणी के नेताओं के पास गया। तो अगला प्रश्न प्री में यह पूछा गया है कि कौन नेतृत्व कर रहा था? तो द्वितीय श्रेणी के नेताओं में जो है अच्युत पटवर्धन है, अच्युत पटवर्धन है, मीनू मसानी है, जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण है, उषा मेहता है, इत्यादि। और इसी के साथ साथ क्या होता है भाई? चूंकि सेकेंड लाइन लीडर सारे अग्रणी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब द्वितीय श्रेणी के नेताओं को भी गिरफ्तार करने की बारी है। इनके अंदर भी यह आशंका रहता है कि आप भी कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भूमिगत होकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। भूमिगत होकर के क्या किया? आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी को अंडरग्राउंड मूवमेंट भी कहा जाता है। इस भूमिगत आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका किसकी थी? तो सबसे सक्रिय भूमिका उषा मेहता और जयप्रकाश नारायण की थी। उषा मेहता क्या कर रही थी? तो उषा मेहता गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन कर रही थी। कहां से गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन कर रही थी? तो महाराष्ट्र से कर रही थी। नासिक और बंबई इनका मुख्य केंद्र था। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में, रेडियो में आप सुनते होंगे ना कि रेडियो मिर्ची न जाने क्या 92.6 एफएम, 102 पॉइंट समथिंग एफएम, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आकर के क्या करती थी? जो कहा जाता है भाई ना कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं। मन का विश्वास, आप आईएएस को मजाक समझ रहे हैं क्या? जिस सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं ये कोई मजाक तो है नहीं। राम मनोहर लोहिया भी रहते हैं, बिल्कुल राम मनोहर लोहिया भी जो है अंडरग्राउंड मूवमेंट में रहते हैं। नरेंद्र देव भी। सो देयर वर सो मेनी कैरेक्टर, बट ही इज द आल्सो द पॉइंट कैरेक्टर ऑफ दिस मूवमेंट। तो आईएएस की तैयारी को, इतनी कठिन तैयारी भाई आपको खुद विश्वास नहीं हो, कुछ दिन के बाद अगर आप ढल जाएंगे इसकी तैयारी में ना, एक आईएएस के लड़के का जीवन क्या होता है बेचारा, कब जगने से लेकर के सोने तक ऑल टाइम, अगर एक ईमानदार कैंडिडेट है ऑल टाइम पढ़ाई 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 उसके दिमाग में चल रही होती है।
सुबह से उठते हैं और उठने के बाद से फिर क्या होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर के बाद हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी छूट रहा है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी छूट रहा है। तो कुल मिला जुला करके क्या है, कुल मिला जुला करके आपके मन का जो विश्वास है, इतना कठिन जीवन शैली जीना, भाई मैं तो बात करता हूं कि आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा जो है आधुनिक सन्यासी है। आधुनिक सन्यासी मींस की साधु संत की तरह वो भले ही गिरवा वस्त्र नहीं पहना है, लेकिन उसका त्याग किसी सन्यासी जीवन से कम नहीं है। इतना डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, सालों साल लगातार मेहनत करते जाना, भाई ये कौन करवाता है? मन का विश्वास करवाता है कि मैं जिसका अंदर से वो आवाज है मैं निकाल लूंगा। वही जो उषा मेहता कर रही है। उषा मेहता से क्या है भाई, उषा मेहता जो है गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन कर रही है, और इस गुप्त रेडियो स्टेशन से क्या होता है, प्रतिदिन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर आकर के देश भर के लोगों में इस आशा का संचार करती थी कि आंदोलन की प्रगति कहां तक है, हम कहां कहां पर अपनी समानांतर सरकारें बना चुके हैं, कहां कहां पर हम लोग का अपना नियंत्रण हो चुका है। इससे देश के लोगों में क्या होता था, देश के लोगों में जन जागरूकता का संचार होता था, आशा का संचार होता था, और यही जो मन का विश्वास था ये रगों में साहस भरता था। ब्रिटिश सरकार का जो दमन होता था ना, आज की आज तो पुलिस कुछ मानती ही नहीं है, जैसा उस जमाने में वो करते थे। लेकिन इस तरीके की गतिविधियां क्या है भाई, इस तरीके की गतिविधियां जो है लोगों को जो आंदोलन के प्रति समर्पण है उसके प्रति जागरूक करते थे। अब क्या है भाई, अब यही से जो इस तरीके की भूमिगत गतिविधियां चल रही हैं, यही से क्या होता है, आंदोलन का प्रचार प्रसार होता है। आंदोलन का प्रसार, आंदोलन का प्रसार क्या है, आंदोलन का प्रसार देशव्यापी है, देशव्यापी है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे भारत छोड़ो आंदोलन अपने सबाब पर न हो। समथिंग द प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट, इट वाज पैन इंडियन इन कैरेक्टर। और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है भाई, तो इस पर जो है लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, तो यहीं से क्या हो जाता है, जो लोगों की प्रतिक्रिया है यही क्या है, यही आंदोलन का स्पॉन्टेनियस चरित्र, स्वतः स्फूर्त चरित्र है। अब बच्चों मुद्दे की बात है कि स्वतः स्फूर्त जो 2-3 बार शब्द प्रयोग हुआ, इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसे हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है कि आंदोलन जो है आम जनता अपने हिसाब से बिना किसी कुशल दिशा निर्देशन के आगे बढ़ा रही है। अगर आपको आईएएस बनने के लिए आपके मम्मी पापा ने नहीं कहा है, अगर आपको आईएएस बनने के लिए किसी आपके मित्र दोस्त ने नहीं कहा है, अगर आईएएस बनने के लिए आपको किसी भाई बंधु ने नहीं कहा है, आपका ये अपने अंदर की आवाज है कि मुझे ये करना है, इसका मतलब क्या है कि आपका ये स्वतः स्फूर्त जो है डेडिकेशन है। अरे स्वतः मतलब स्वयं स्फूर्त मतलब कि प्रेरणा मिलना। आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, शुरू होने के साथ ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो सेकेंड लाइन के लीडर थे, जो द्वितीय श्रेणी के नेता थे, वो भी अंडरग्राउंड थे। ऐसा नहीं था कि कहीं भी जाकर के बाजार में जनता से कह रहे हैं आप ये करो, आप जनता में अगर आ गए तो शासन का आप देख ही रहे, शासन भी भाई एक लाइन सुनाता हूं कि जो उनकी तमन्ना है यहीं पे बिजलियां गिराने की, तो कह दो खुदा से मेरी भी जिद है यहीं पे आसियां बनाने की। उनकी तमन्ना, अंग्रेजों की तमन्ना क्या है, अंग्रेजों की तमन्ना है यहीं पे बिजलियां मतलब कि नेस्तनाबूद कर देंगे। एक बार आप हमें दिख तो जाइए, एक बार हमारे कब्जे में तो आइए। तो द्वितीय श्रेणी के नेता वो क्या है भाई, छुपते छुपाते जो है अपना मैसेज भेज पाते थे, डायरेक्ट जूम नहीं पाते थे, और वो भी शहरी केंद्रों तक। इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश में इतने सारे गांव। तो आंदोलन स्वतः स्फूर्त होता है देशव्यापी स्तर पर। कैसे, मतलब जनता को जो समझ में आता है कि गांधी जी ने करो या मरो कहा था, जो समझ में आता है उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो लोगों की प्रतिक्रिया यही क्या है, लोगों की प्रतिक्रिया यही स्वतः स्फूर्त है। क्या है, तो लोगों ने कहा कि करो या मरो, मींस की रेलवे लाइन काट दो नहीं, काट दिया गया, ठीक है। टेलीग्राम लाइन काट दिया गया, सड़क मार्ग को ध्वस्त कर दिया गया, पुलों को तोड़ दिया गया, सरकारी दस्तावेजों को जला दिया गया। जनता को जो समझ में आया जो है
उस तरीके से क्या किया गया, उस तरीके से जो है प्रतिक्रिया किया गया। सबको यह लगा कि संचार के साधनों को ध्वस्त कर दो, उसे बर्बाद कर दो, ताकि अंग्रेजी शासन का जो संदेश है, जो सूचना है, अरे भाई आदेश आप अगर डीएम बनेंगे तो सब निर्णय आप थोड़ी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो केंद्र से आपको भेजा जाता है कि आपको इस गाइडलाइन पे काम करना है। बहुत सारे राज्य सरकार के ऐसे निर्देश हैं जो हर डीएम को प्रसारित किया जाता है, सर्कुलर उसे कहते हैं कि आपको ये निर्णय लेना है। तो जगह जगह पे जो विद्रोह हो रहे हैं, जगह जगह पे जो आंदोलन हो रहा है, इस पे कौन सा निर्णय लेना है, हायर अथॉरिटी का क्या डिसीजन है, वो पहुंचने ही ना पाए। सब संचार के साधन को ध्वस्त कर दो। बड़ा ही इनका पुराना सा फलसफा हुआ करता था। 1857 के विद्रोह में भी मैंने बताया था, कहीं पे कोई विद्रोह अगर सफल हो गया तो पीछे से रीइंबर्समेंट आता था। रीइंबर्समेंट मतलब फिर से सेना वहां पे भेजी जाती थी। तो पुलिस वाले ना आने पाए, सेना ना आने पाए, तो जो भी लोग उसे जला दो, जो पुल था उसे तोड़ दो, पुल रहेगा ही नहीं तो आएंगे कहां से। रेलवे लाइन को काट दो, रेलवे लाइन रहेगा ही नहीं तो मदद, सरकारी मदद पहुंचाएंगे कैसे। टेलीग्राम जो आज है, उस जमाने में भी संदेश प्रसारित करने के लिए टेलीग्राम होता था, उसकी लाइन होती थी, उसे काट दिया गया। कुछ भी फैक्स वगैरह जो वो करते हैं ना, कोई भी सूचना इनकी जाने ना पाए। ले देकर के सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग को भी ध्वस्त कर दो। तो सारी स्थिति क्या है भाई, सारी स्थिति कुछ वही है ना। इन्हें तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब है कि आम जनता अंतः प्रेरणा से क्या कर रही है, अपने निर्णयों को ले रही है। और इन निर्णयों में क्या है, इन निर्णयों में इन सारे कार्रवाइयों को किया जा रहा है। पुलिस थानों को जला दिया गया, पुलिस थानों को जला दिया गया कि कहीं से बाहर से पुलिस आएगी तो क्या होगा, थाने में शरण लेती है, थाना रहे ही ना, ऐसी कोई बिल्डिंग रहे ही ना। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न फटाफट लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। चर्चा करें और अगला मुद्दा है टिप्पणी करें। या आगे पूछ सकते हैं, क्या आप सहमत हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। टिप्पणी पे मैंने आप लोग से आंसर राइटिंग की क्लास में पहले ही बताया हुआ था कि आपको एटलीस्ट 1 पैराग्राफ कहां पे जाना है, कथन के विपक्ष में जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, चर्चा करिए। जितना भी मैंने आप लोग को तर्क बताया, ये सारा चर्चा में आपको बताना है कि जनता अंतरात्मा की आवाज सुनकर के इन सारी गतिविधियों को आगे बढ़ा रही थी। अगर प्रश्न है टिप्पणी करें, तो टिप्पणी करें में अब हमें क्या करना है, हमें विपक्ष भी लेना है। सब जनता अपनी, भाई नेताजी लोग तो गिरफ्तार है, तो सब जनता अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसके विपक्ष में क्या तर्क दिया जाए भाई, तो विपक्ष में तर्क क्या होगा, फिर से आप याद कीजिए किसे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले कई सारी जनसभाएं, लगातार जनसभाएं, गांधी जी का तो मूल चरित्र ही था, या गांधीवाद का मतलब ही था कि आम जनता से जुड़ाव रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह भाई इसीलिए था ना कि आर पार की लड़ाई होने वाली है, दंगल की होली जलाना यारों, देश अपना बचाना है। लोगों में ये जागरूकता कि आप आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सारी जो ट्रेनिंग थी, ये पूर्व की जनसभाओं में, पूर्व की रैलियों में जो वॉलंटियर थे, जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनको इसमें प्रशिक्षित किया गया था। शासन हमें पंगु करना चाहती है, हम शासन को कैसे पंगु करें, तू डाल तो मैं पात पात, ये कहानी 1905 से ही चल रही है। अरे एक प्रश्न हम लोगों ने कहा था भाई ना कि गर्जन का बंगाल का विभाजन राजनीतिक क्षेत्र में एक ब्रिटिश प्रतिक्रिया थी। प्रतिवाद में भारतीयों का स्वदेशी आंदोलन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया थी। तो मुद्दे की बात है कि स्वतः स्फूर्त, हम पूर्णता नहीं कह सकते, स्वतः स्फूर्त था। जो कांग्रेस का बड़ा जनाधार था, कांग्रेस के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वो राजनीतिक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के जो जनसभाएं होती थी उसके माध्यम से आंदोलन के दौर में आपको कैसे तैयार रहना है, ब्रिटिश शासन को कैसे पंगु बनाना है, ये सारे प्रशिक्षण देते थे। तो चलिए बच्चों फटाफट मुझे ये बताइए कि अभी तक का जो पहलू हम लोगों ने देखा, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार और इसमें स्वतः स्फूर्त आंदोलन, यहां तक कोई डाउट है या क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट मुझे बताइए भाई। अगर क्लियर है भाई तो फटाफट मुझे बताइए। कन्नौज जी इतना नगरी मत कीजिए, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए।
चलिए भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर। विपक्ष में तर्क यही है कि केवल स्वतः स्फूर्त नहीं था, बल्कि 1942 से पहले के वर्षों में जो कांग्रेस के राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो गांधीवादी कार्यकर्ता थे, वो गांव-गांव जाकर के आम जनता को आंदोलन की स्थिति में कैसे ब्रिटिश सरकार को पंगु बनाना है, कैसे ब्रिटिश प्रशासन को पंगु बनाना है, इसके बारे में प्रशिक्षित करते थे। और वही चीज क्या हुआ, वही चीज जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, लोगों ने किया। ये पूर्णतः स्वतः स्फूर्त नहीं था, बल्कि इसका प्रशिक्षण पहले से दिया गया था। आइए भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्लास डेली इसी टाइमिंग पे होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि कुछ नए बैचेस शायद प्रहार बैच में शुरू हुए हैं। जैसे जैसे बैचेस आप लोग के बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अब ये बैच 7:15 में खत्म होगा। 7:30 से फिर आप लोग का से कोई एथिक्स का शायद नया पेपर शुरू हो रहा है। ठीक है, जिन्ना के बारे में भी, जिन्ना पे धैर्य रखिए, जिन्ना जी आएंगे, घबराइए मत। ठीक है ना? पहले जो राम कहानी चल रही है उससे सुनिए, पिताजी कहां पे है उसकी कहानी होगा। मतलब अभी अधीर मत होइए। कभी कोई बोलता है ऐसा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कब होगा, 3 इंट्रोडक्शन क्लास में सब कुछ बताया था। जिन्ना जी की भी अभी घबराइए मत, जिन्ना जी आएंगे। आइए भाई, जिन्ना जी विरोध में है, तो जब विरोध में, जब खुद भारत आंदोलन का विरोध करें तो वो आएंगे कहां पे? उनकी कहानी अभी नहीं, थोड़ा सब्र रखिए, उनकी कहानी भी आएगी। तो हर बैच का क्लास स्टार्ट होगा। नीतू साहब कह किसी छात्र का प्रश्न है कि देखिए, सबसे अच्छा दवा ये है ना, कुछ को इग्नोर कर दीजिए। उसको मान लीजिए कि मानसिक रूप से ये खत्म है, इनका कुछ होने वाला नहीं है, उनके कमेंट को इग्नोर कर दिया जाए, मुझे लगता है सबसे बढ़िया वही है। अभी आंदोलन का प्रसार बता रहा हूं, तब तक अभी नकारात्मक प्रभाव किसी को चाहिए, नकारात्मक प्रभाव बता दीजिए। उसमें बहुत टाइम लगता है, नहीं बेटा टाइम नहीं लगता है। रट्टा वाला काम छोड़ दीजिए, जो एक एक लाइन एक एक कॉलेज में रखने का वो था ना, वो वाला वो छोड़ दीजिए। शिद्दत से एक बार पढ़ लीजिए, 3 पेज के आसपास का नोट्स होता है। एक क्लास का अगर 3 पेज का नोट्स भी नहीं करेंगे तो क्या है, तो आईएएस बनने का सपना जो है थोड़ा गड़बड़ है। चलिए भाई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस स्वतः स्फूर्त आंदोलन तक हम लोग आ चुके हैं। अब ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? What was the response of tyrannical British government? तो जो इनकी प्रतिक्रिया रहती है वो कैसी प्रतिक्रिया है? दमनात्मक प्रतिक्रिया है। दमनात्मक प्रतिक्रिया है। दमनात्मक प्रतिक्रिया में क्या करते हैं? लाठीचार्ज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करते हैं। कुछ क्षेत्रों में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश, समाचार पत्रों के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को समाप्त किया जाना, शंका के आधार पर, केवल मात्र शंका के आधार पर, छात्रों को कोड़े मारना, कोड़े से मरवाना, किसानों की जमीन को जब्त करना, खाली किए गए गांवों में आग लगाना। ये सब आम बातें थे। These all were the common behaviors of, ये नोट्स ही बन रहा है बेटा जो है सूरज कुमार। ये जो मैं लिख रहा हूं तो आप लोग अपने कानों से जो है मत सुनिए। जब मैं इतना लिखता हूं क्लास में तो आप भी मेरे साथ लिखते रहिए। नहीं लिख पा रहे हैं तो नोट्स मिल जाता है। चलिए भाई, तो ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक प्रतिक्रिया क्या थी? तो दमनात्मक प्रतिक्रिया में लाठीचार्ज, जहां पे भी अहिंसक आंदोलनकारी हैं उनको मारो डंडे से। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जाती है। जो मार्च का महीना था लगभग 26,000 गिरफ्तारियां, जो अगस्त का महीना था लगभग 26,000 गिरफ्तारियां इसी महीने में हुई थी। कुछ क्षेत्रों में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, अगर कोई छात्र वहां से है, अगर पटना का गांधी मैदान गए हैं तो उन मूर्तियों को देख करके एहसास हो सकता है। मातंगिनी हजारा नाम की एक महिला रहती है, भारत के झंडे को लेकर के आगे बढ़ रही होती है। जिस हाथ में झंडा रहता है पहले उस हाथ में गोली मारा जाता है। देश की आजादी का जो जज्बा था, झंडे को दूसरे हाथ में लेती है, दूसरे हाथ में गोली मारा जाता है। फिर भी आगे बढ़ती जा रही है, फिर उनको सर में गोली मारा जाता है। तो एक
एक जब जिद होती है, अभी मैंने कहा ना कि गोली मार रहे हैं भाई, कोई फूल नहीं मार रहे हैं। फूल आदमी से अगर जो कहे ना गलत शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करके बात कर दिया जाए तो अपमान भी एक गोली की तरह लगता है। चाणक्य का धनानंद जो था, धनानंद ने चाणक्य को अपनी भरी सभा में अपमानित बस किया था। ऐसा नहीं था कि चाणक्य को कुछ थप्पड़ मार दिए थे या कुछ ऐसा किए थे। भरी सभा में चाणक्य को केवल अपमानित किया गया था। मुद्दा क्या था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र आए हुए रहते हैं, वो शास्त्रार्थ की अनुमति चाहते थे। शास्त्रार्थ की अनुमति पे धनानंद ने कुछ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया कि ये केवल दान प्राप्त करने का, एक दान लेने का बस केवल एक शास्त्रार्थ जो है बहाना होता है। चाणक्य ने उनको रोका और कहा कि शास्त्रार्थ परंपरा हमेशा समाज को सृजनात्मक दिशा देता है। धनानंद को टोका जाना नागवार गुजरा और उन्होंने अपमानित किया। जब भारी सभा में उन्हें अपमानित किया तो चाणक्य का बड़ा ही कायदेही कथन था। चाणक्य कहते हैं, गुरु के हाथों में सृजन और विध्वंस दोनों खेलता है। और आगे का इतिहास आप लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने यहां पे गोली चलाया। अपमान की बात नहीं है, लाठीचार्ज नहीं, इवन दे आर ओपनली मेकिंग द शूट आउट एक्टिविटी एंड इवन ऑन द वुमेन्स। मातंगिनी हजारा नाम से लग रहा है, महिला है। नवाब साहब की जब कहानी सुन रहे थे तो भाई उस समय कहा था ना, यहां हरडाल टुल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहां पे गोली चल रही है, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन में बगावत, मारो गोली मारोगे ना। लेकिन जो आजादी का जज्बा है वो क्या है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। तो अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, अभी पटना का गांधी मैदान, मातंगिनी हजारा की कहानी, समाचार पत्रों पर कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी भड़काऊ चीजें लिखेंगे उसे बैन कर दिया जाएगा। केवल अगर किसी पे भी शंका हो गया कि ये सरकार के अगेंस्ट में जो है कोई सूचना पहुंचा रहा है या कोई भी आंदोलन से किसी भी तरीके से जुड़ा है, तो कोड़े मार, उस जमाने का कोड़ा आज का कोड़ा मत समझिएगा, लोहे के छल्ले लगे होते थे। 10 कोड़ा लग जाए तो आदमी चल करके जा नहीं सकता था। 2-3 कोड़े नहीं तो जो लोहे का छल्ला जब धंसता था पीठ में ना, तो मांस निकाल करके बाहर निकलता था। किसानों की जमीन को जब्त करना, उसी जमाने में मैंने कहा कि जापानी आक्रमण का खतरा, कलकत्ता पे बमबारी हो रहा था, लोगों में डर रहता है कि बम गिराए जाएंगे। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से 50,000 से ज्यादा लोग कानपुर में आकर के शरण लिए हुए थे। जो गांव खाली थे उन गांवों को क्या किया गया? उन गांवों को जला दिया गया। इस तरीके से क्या है? इस तरीके से ये ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयां थी। इसी दौर में क्या होता है भाई? इसी दौर में समानांतर सरकारों का गठन होता है। समानांतर सरकारों का गठन होता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फॉर्मेशन ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट, दिस इज द मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। तो पहला प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न बनता है कि प्रथम समानांतर सरकार कहां पे बना? तो प्रथम समानांतर सरकार उत्तर प्रदेश के बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में किसने बनाया भाई? तो चित्तू पांडे ने बनाया। चित्तू पांडे ने बनाया। 3 जगह पे, कुल 3 जगह पे समानांतर सरकार बना था। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में क्या है? तामलुक में भी समानांतर सरकार का गठन होता है। महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकार का गठन होता है। अगला प्रश्न पूछता है कि सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार किसकी रही? सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार कहां की रही? तो महाराष्ट्र के सतारा की रहती है। वाई डी चौहान रहते हैं। वाई डी चौहान एक प्रमुख, जैसे यहाँ पे चित्तू पांडे हैं तो यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभा रहे होते हैं। समानांतर सरकार का मतलब क्या हुआ कि देश के अपनी सरकार, मतलब एक ब्रिटिश सरकार थी भाई ना, तो अपनी सरकार जगह जगह पे बनने लगा। अब वही क्या है भाई? यही मन का विश्वास है कि चलिए भाई कहीं पे तो देश की अपनी सरकार चल रही है। बताया सूरज जो है समानांतर सरकार मतलब कि भारतीयों की अपनी सरकार। जैसे अभी देश की सरकार है, यहाँ पे नक्सली जो है, नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। पूरा एक रेड कॉरिडोर है, लाल गलियारा है जो 8 राज्यों तक जिसका विस्तार है। आसाम, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। समानांतर सरकार आप सुने होंगे, छत्तीसगढ़ में वो दंतेवाड़ा है या अन्य जगह पे नस्ली अपना आदेश जारी करते हैं। वहां के जो जंगली क्षेत्र में जो गांव है उनको उनकी बातें माननी है। ब्रिटिश सरकार ने क्या है? ब्रिटिश सरकार में भारतीयों की अपनी सरकार कहां पे बनी? 3 जगह पे बनी। उत्तर प्रदेश के बलिया में, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में। क्लियर है भाई? वहां पे जातीय सरकार, वहां पे कोई पर्सनल
व्यक्ति नहीं रहता, वहां पे जाति सरकार का ग्रुप ऑफ पीपुल रहते हैं। आइए भाई अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं कोई मुद्दा छूट तो नहीं रहा है। हाँ, समानांतर सरकारों का गठन हो गया, ब्रिटिश सरकार। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आंदोलन का महत्व क्या था। आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था। एक प्रश्न लिख लीजिए, एक प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के बहुविध कारणों पर चर्चा करते हुए इस आंदोलन के महत्व पर, इस आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्व का मूल्यांकन करें, महत्व का मूल्यांकन करें। चलिए भाई, तो एक प्रश्न आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए हो गया कि व्हाट वर द मल्टी डायमेंशनल रीजन फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट ऑन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, एनालाइज। चलिए भाई, तो आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि इस आंदोलन का महत्व क्या है। आंदोलन के महत्व से पहले एक प्री का और मुद्दा जो है, प्री में ये प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में वो बना सकते हैं, उसको भी जानना आप लोग को जरूरी है। अभी हम लोग महत्व पे आ रहे हैं, ये भी एक छोटा सा मुद्दा है। भारत छोड़ो आंदोलन में विविध वर्गों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द वेरियस ग्रुप इन क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन कौन भागीदारी किया, ये स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो भागीदारी किसकी रही भाई, कौन भागीदार था या किसने भागीदारी किया। छात्रों ने भागीदारी किया, महिलाओं ने भागीदारी किया, किसानों ने भागीदारी किया, व्यापारिक वर्ग ने भागीदारी किया। किसने भागीदारी नहीं किया, नहीं किया। किसने भागीदारी नहीं किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग। किसी ने भी पूछा ना जिन्ना जी क्या कर रहे थे, तो जिन्ना जी जो है आंदोलन में थे ही नहीं, इसलिए उनका कोई जिक्र आ ही नहीं रहा है। अब अगला जो है सी राज, या भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर है। सी राजगोपालचारी है, सी राजगोपालचारी है और हिंदू महासभा है। Who did not participate? This is the most important. मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था, मुस्लिम लीग को पृथक पाकिस्तान चाहिए था। इस पृथक पाकिस्तान के मुद्दे पर वो ब्रिटिश शासन ही अलग पाकिस्तान दे सकती थी, इसलिए उनका समर्थन कर रहे थे। अच्छा, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजदूरों की भागीदारी। कान खोल के सुनिएगा, जब भी मेरे मुंह से ये शब्द निकल जाए कान खोल के सुनिएगा, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास अगर आपको याद आ रहा है क्रिप्स मिशन वाला, तो मैंने बताया था कि 1941 में, आई फिर जून रहता है, जून 1941 में जर्मनी ने रूस पे आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने जब रूस पे आक्रमण किया तो रूस जर्मनी की तरफ से ब्रिटेन फ्रांस से लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था भाई, कहानी बहुत पुरानी है। रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। 1917 में रूस की क्रांति की सफलता से रूस दुनिया का पहला साम्यवादी देश बना था। साम्यवाद का सबसे बड़ा विरोध किससे है, साम्यवाद का विरोध पूंजीवाद से है। पूंजीवादी शक्तियां कौन थी, तो पूंजीवादी शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश। रूस की क्रांति जब सफल होता है, लेनिन के नेतृत्व में जब सरकार बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनती है, इन पूंजीवादी देशों का जो भी रूस में निवेश रहता है, इन पूंजीपतियों का जो भी पूंजी निवेश रहता है, उसे साम्यवादी सरकार ने जब्त कर लिया। जब जब्त कर लिया तो क्या हुआ भाई, पूंजीवाद मिला उठा। पहले तुमको आंखों नहीं सुहा रहा था कि साम्यवादी क्रांति सफल क्यों हो गई। जले पे नमक लगाना, उनके पूंजी को जब्त कर लिया गया। तो रूस हमेशा से क्या रहा है, रूस हमेशा से पूंजीवाद का, अभी देख लीजिए हमास और इनका जो संघर्ष है,
इजराइल का संघर्ष है, हमास की समस्या को रूस कह रहा है कि अमेरिका की देना, अमेरिका पूंजीवादी देश है, रूस जो है हमेशा 36 का आंकड़ा दिखेगा। चीन भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, अमेरिका का देखेंगे चीन से बनती नहीं है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में रूस जो है इन पूंजीवादी देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के विरोध में जर्मनी के साथ लड़ रहा था। एक कहावत आप सुने हैं भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, या वो लाइन सुने होंगे, जब नाज मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति का नाश निश्चित होता है तो सबसे पहले हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने रूस पे आक्रमण किया। इतिहास गवाह है कि हिटलर किसी से नहीं, इसी रूस से हारा। जो उसके साथ लड़ रहा था उसी के ऊपर उसने आक्रमण किया। नेपोलियन का भी कुछ वही हासिल था, स्पेन नेपोलियन का मित्र था, नेपोलियन ने उसी के ऊपर आक्रमण कर दिया। बाकायदे प्रश्न भी पूछा हुआ है कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन का पतन कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का पतन कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो साम्यवादी है, रूस अभी मैंने कहा साम्यवादी देश, जो साम्यवादी है, साम्यवादी विचारधारा कहां से आई थी? कार्ल मार्क्स से। और उससे पहले मतलब कार्ल मार्क्स उसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट हैं, सबसे बड़े साम्यवाद के प्रचार प्रसार के बौद्धिक व्यक्ति हैं। कार्ल मार्क्स की एक बड़ी ही फेमस पुस्तक थी, नाम क्या था? डास कैपिटल। डास कैपिटल में उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना किया और कहा कि मुट्ठी भर जो ये पूंजीपति है, पूंजीपति को उन्होंने बुर्जुआ कहा, सर्वहारा जो मजदूर हैं या आम जनमानस का शोषण करते हैं। अंत में उन्होंने क्या कहा? अंत में उन्होंने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने बेड़ियों के। All the workers community they must be united. There is nothing to lose except your chin. दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय, अरे तिल तिल के मर रहे हो, पूंजीवाद तुम्हारा शोषण कर रहा है, तिल तिल के मर रहे हो, लड़ो एक बार। इससे बुरी स्थिति क्या होगी? तो जो भी खोओगे वो अपनी गुलामी की जंजीरों को खोओगे। अब साम्यवाद बच्चों क्या कहता है? साम्यवाद पूरे दुनिया के मजदूरों की लाल सलामी का नारा ही है। भारत में भी साम्यवाद का प्रसार हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। मजदूर वर्ग क्या है? मजदूर वर्ग रूस को ही अपना वो मानता था। तो जब तक रूस ब्रिटेन का विरोधी रहा, मतलब जून 1941 तक, तब तक मजदूर वर्ग, कान खोल के सुनिएगा, तब तक मजदूर वर्ग भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी कर रहा है। जैसे ही हिटलर रूस पे आक्रमण करता है, रूस जाके ब्रिटेन के साथ मिल जाता है, मजदूर वर्ग क्या करता है? भारत छोड़ो आंदोलन से अपना समर्थन खींच लेता है। हिंदू महासभा ने भी भागीदारी नहीं किया था। सी राजगोपालचारी वाला मुद्दा क्या रहता है? अरे सविनावज्ञा आंदोलन किए थे भाई, तो इस सब प्रश्न पूछा गया। सविनावज्ञा आंदोलन का मद्रास से नेतृत्व किसने किया था? कोरोमंडल तट से सी राजगोपालचारी ने किया था, मालाबार तट से के केलप्पड़ ने किया था। स्वदेशी आंदोलन अगर आप लोग को याद आ रहा है तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने कहा था ये प्रश्न मद्रास वाला पूछा हुआ है, चिदंबरम पिल्लई ने। फिर से लौट आते हैं सी राजगोपालचारी पे। सी राजगोपालचारी जब इतने बड़े गांधीवादी नेता थे भाई, और गांधी जी ने सीधे सीधे कह दिया कि मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई है, करो या मरो, तो ये व्यक्ति इसमें भागीदार क्यों नहीं बना? सबको लग रहा था कि गांधी जी का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राजगोपालचारी बनेंगे। राजगोपालचारी को भी यह लगता था कि अगला उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। गांधी जी ने घोषणा कर दिया कि राजगोपालचारी नहीं, जवाहरलाल नेहरू हमारे उत्तराधिकारी, मतलब मेरे मरने के बाद जवाहरलाल नेहरू हमारे उत्तराधिकारी होंगे। और कहे मुझे ऐसा विश्वास है कि जवाहर वही भाषा बोलेंगे, मेरे मरने के बाद वही भाषा बोलेंगे जो भाषा मैं बोलता था। हर बात में अहिंसा, मतलब ठंडे दिमाग से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढेंगे। राजगोपालचारी जी की आशा निराशा में बदल गई कि भाई आई वॉज सपोज टू बी द सक्सेसर ऑफ गांधी जी, बट गांधी जी डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू जवाहरलाल नेहरू। And on this matter there was the anguish in Rajgopalachari and he did not participated in Quit India movement. राजगोपालचारी जी का भाई दिल टूट गया था कि गांधी जी ने मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन में गिला शिकवा रहता है। भीमराव अम्बेडकर को आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस की नीति के विरोधी रहते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दी थी उस समय, उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाए थे। इवन जो ये जनता रेलवे लाइन काट रही है, टेलीग्राम लाइन काट रही है, तो भीमराव अम्बेडकर जी उसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ऐसे समय में जब जापानी शत्रु हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, वैसे समय में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। बिल्कुल भाई, इंडो चाइना वार में वही। लेकिन अगर कहा जाए कांग्रेस की आलोचना करना बड़ा आसान है, कांग्रेस की आलोचना करना बड़ा आसान है, परंतु एक बृहद दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो बृहद दृष्टिकोण से 65 साल जो आज का भारत है, तो बार बार कहता हूं हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर,
1947 में तालियां परसों आजादी मिल जाएगा। यही जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, कहते हैं जश्न मनाने का समय नहीं है, 200 सालों की गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ा है। आजाद भारत में हमें विरासत में क्या मिला है? तो विरासत में गरीबी मिली है, विरासत में भुखमरी मिला है, विरासत में कुपोषण मिला है, विरासत में लूटी हुई अर्थव्यवस्था मिली है। हमारे खून में सांप्रदायिकता मिला है, फूट डालो और राज करो की सारे तो नकारात्मक 200 सालों का लूटा हुआ भारत मिला था भाई 15 अगस्त 1947 को ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ेंगे, भारत चीन युद्ध आपको पढ़ना है। भारत चीन युद्ध में आलोचना कर दिया जाता है नेहरू जी का कि उनकी सशक्त नीति नहीं थी, दूरदर्शी नीति नहीं थी, उनकी तुष्टीकरण की नीति थी वगैरह वगैरह। नेहरू जी हिंसा की भाषा जो बच्चों एक लाइन में समझ लीजिएगा कि भारत आबाद हो गया। क्यों आबाद हो गया? भारत की आजादी के बाद नेहरू जी लगभग 17 सालों तक जिंदा रह गए। नेहरूवियन एरा कहा जाता है, नेहरू युग कहा जाता है। भारत आबाद हो गया क्योंकि भारत की आजादी के बाद लगभग 17 सालों तक नेहरू जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। पाकिस्तान बर्बाद हो गया क्योंकि पाकिस्तान की आबादी के 3-4 सालों के बाद जिन्ना जी रुखसत हो गए, चले गए दुनिया छोड़कर। कोई सशक्त नेतृत्व पाकिस्तान को नहीं मिल पाया। तो गांधी जी ने जो कहा था कि जवाहर हमारे राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, अरे मरने के बाद भाई हर जो उनका सपना था, हर जो उनकी अपनी दूरदर्शिता थी, नेहरू जी ने बाकायदे उसे बढ़ाया। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो चंद्रयान जा रहा है, आज जो भी चीजें आप देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं नेहरू जी की अपनी दूरदर्शिता थी, उनकी सोच थी। तो हमें राजनीतिक पार्टियों का चमचा नहीं बनना है। अरे सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, आप आईएएस अधिकारी बनेंगे, सरकार आती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, यहां पे कोई मुकद्दर लेकर के हमेशा के लिए नहीं आया है। आप अगर अगले साल सिलेक्ट होंगे या उसके अगले साल सिलेक्ट होंगे तो अगले 25 से 35 साल तक आप सेवा करेंगे। 25 से 35 साल तक आप देश की सेवा करेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी की सेवा नहीं करेंगे। तो हमें बनना था, हमें आबाद होना था। नेहरू जी का मार्गदर्शन मिला और उनकी प्रतिभा को गांधी जी ने भांप लिया था और सी राजगोपालचारी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। सी राजगोपालचारी नाराज रहते हैं, वो भागीदारी नहीं करते हैं। चलिए भाई, तो मुद्दे पर आते हैं कि महत्व क्या है। महत्व में सकारात्मक महत्व और नकारात्मक महत्व। भारत छोड़ो आंदोलन की लोकप्रियता ने, पहला महत्व, भारत छोड़ो आंदोलन की लोकप्रियता ने क्या स्पष्ट कर दिया था? हमेशा ये अंग्रेज कहते रहते थे कि भारत की जनता हमारे साथ है, एक कांग्रेस को छोड़ करके भारत की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आम जनता ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिया था, लोगों का जेल जाने का डर, मतलब किसी भी येन के प्रकार में हमें क्या करना है? हमें अंग्रेजी शासन की दास्तां को उखाड़ फेंकना है। इस आंदोलन का पहला महत्व क्या है कि ब्रिटिश सरकार का यह भ्रम कि भारतीय उनके साथ हैं टूट गया था। इतना जनता अभी नगर महिलाएं गोली खा रही, भाई कितना देश में तो हमेशा हर साल कुछ न कुछ चल रहा होता है। कितनी महिलाएं जो घर से बाहर निकलती हैं, आज से 100 साल या आज से 80 साल पहले के भारत में महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, जेल जाने का खौफ जा चुका है। बस एक ही जिद है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो पहला महत्व कि अभी भ्रम टूट चुका था। अगला भाई, अंतरराष्ट्रीय समाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन से स्पष्ट संदेश मिल गया कि भारत अब स्वतंत्रता से कम कुछ पर भी समझौता नहीं करेगा। जिस तरीके से संविधान के आंदोलन में ही आपने देखा था, वेब मिलर रहते हैं, यहां पे लुई फिशर करके रहता है। तो जिस तरीके से आंदोलन का कवरेज हो रहा था, जिस तरीके से व्यापक जन भागीदारी रहती है, अब यह हो गया कि ब्रिटेन ही नहीं, जापान के भी आक्रमण कभी कल जो सुभाष चंद्र बोस पे पढ़ा जाएगा, आजाद हिंद फौज। तो यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे XYZ कोई हो, भारत किसी के भी औपनिवेशिक शक्ति की छाया में नहीं रहना चाहता है। अगला क्या है? इस आंदोलन से, उस राष्ट्रवादी चेतना से ब्रिटिश सरकार और अंतरराष्ट्रीय समाज, अगर पिछला लेक्चर क्रिप्स प्रस्ताव आपको याद आ रहा है, तो क्रिप्स प्रस्ताव के कारण मैंने बोला था ना कि
किस प्रस्ताव क्यों भेजा गया था? तो अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ये ब्रिटेन पे दबाव बना रहा था कि भारत का सहयोग लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन ने उस राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया था, उस राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया था जिसमें जन जन की भागीदारी, हर समुदाय की। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने कभी इसका विरोध भी नहीं किया था। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, मुस्लिम लीग का अपना मसला अलग था भाई, वो एक पृथक राष्ट्र पे काम कर रहे थे। अगर उसने सहयोग नहीं दिया तो उसने विरोध भी नहीं किया। कई सारे नेताओं को उसने अपने विपिन चंद्र की ये लाइन है, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से जो की पुस्तक आती है उसकी ये लाइन है, आप खोलकर उसे देख लीजिएगा। कई सारे राष्ट्रवादी भूमिगत नेताओं को कुछ मुस्लिम नेताओं ने अपने घरों में शरण दिया था। मुद्दे की बात क्या है कि मुस्लिम लीग का मसला अपना अलग है, लेकिन वो राष्ट्रीय चेतना उसके अंदर भी था कि अंग्रेजों से। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन ने उस राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और इसके साथ साथ अहिंसक आंदोलनकारियों के क्षमता से संपूर्ण ब्रिटिश तानाशाही शासन को अवगत कराया। अब अंग्रेजों को लग गया ना कि अब दमन करने का भाई कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब भारतीय किसी भी येन के प्रकार भी हमारे मतलब कोई भी ढकोसला जो है वो इनके ऊपर काम नहीं करेगा। तो भले ही देश से समझ में आया, भले ही भारत की जनता अहिंसक जन आंदोलन में थोड़ी देर से जागरूक हुई, लेकिन असल मायनों में इसकी क्षमता का जो बोध है ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से हो गया था। अगला कोई तो नहीं दिख रहा है। अगला फिर मिला जुला करके वही है कि अब ब्रिटिश शासन को यह स्पष्ट हो गया था कि भारत का स्वतंत्रता का मुद्दा किसी भी तरीके से किसी भी हद पर नॉन नेगोशिएबल है। मतलब अब ये बातचीत की सीमा से परे है। केवल एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि भारत छोड़ करके चला जाए। नकारात्मक महत्व क्या है भाई? तो नकारात्मक महत्व, आंदोलन के दौरान सारे कांग्रेसी अग्रणी नेता गिरफ्तार हो चुके थे। सारे कांग्रेसी अग्रणी नेताओं की गिरफ्तारी से मुस्लिम लीग के लिए एक अवसर था। मुस्लिम लीग के लिए एक नवीन अवसर। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं, जो भी मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है उसके गांव-गांव में जाते हैं और प्रतिक्रियावादी विचारधारा का मुस्लिम समुदाय में संचार करते हैं। अगला क्या नकारात्मक प्रभाव है? मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में अपने सामाजिक जनाधार का विस्तार किया। जिस 1937 के चुनाव में आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान, मतलब किसी भी प्रांत में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अरे 1937 के चुनाव में बताया था, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलीजुली सरकार बनी, बंगाल में किसान प्रजा पार्टी के साथ मिलीजुली सरकार बनी। वो मुस्लिम लीग जो जीरो पे थी, अब मुस्लिमों को इतना बगलाया गया कि 5 प्रांतों, मतलब उसने नकारात्मक प्रभाव क्या है कि कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी में मुस्लिम लीग पार्टी ने अपने सामाजिक जनाधार का विस्तार किया और अगले चुनाव में 5 प्रांतों में अपनी सरकार बना करके अपनी पृथकतावादी राजनीति को एक मजबूत आवाज दिया। चलिए भाई, तो ये क्या है, ये इसके कुछ निगेटिव आउटकम है। यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। यही आज की क्लास का औपचारिक रूप से समापन हुआ।